हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आज आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक जोखिम को नियंत्रित करने की विधियां बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम के लाभ के बारे में बताया था, जो कि आपको पसंद आई होगी। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद मोनिका में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेथड्स ऑफ हैंडलिंग इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में आने वाले जोखिमों व चुनौतियों की प्रकृति व कारणों का अध्ययन करके व उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति अपनाकर कुछ व्यावसायिक जोखिमों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी रिस्क हैं, जो जोखिम होते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, सबसे पहले तो उनकी प्रकृति यानी कि उनके नेचर और किस वजह से ये कारण या चुनौतियां आ रही हैं, उनके कारणों का पता लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जो जोखिम है, चुनौतियां हैं, उनकी प्रकृति कि वो किस टाइप की हैं। सेकंड, उनके होने का रीज़न क्या है, उस रीज़न का, इन दोनों चीज़ों का पता लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति अपनाकर, यानी कि कोई ऐसी रणनीति, कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करना जिसकी वजह से जोखिम को कम किया जा सके। ठीक है, उसको यूज़ करके जो व्यावसायिक जोखिम है उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। व्यावसायिक जोखिम को नियंत्रित करने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। कि इसको कंट्रोल करने की विभिन्न विधियां हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट है विस्तृत देश मूल्यांकन, डिटेल्ड कंट्री इवेल्युएशन। व्यावसायिक इकाई को किसी देश में प्रवेश लेने से पहले वहाँ के देशीय जोखिम व राजनीतिक जोखिम से भली भांति परिचित हो जाना चाहिए। देखो, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, डिटेल्ड कंट्री इवेल्युएशन, कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरे देश में एंट्री करना चाहती है या किसी दूसरे देश में अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहती है, उसे स्टार्टअप करने से पहले उस देश के देशीय जोखिम व राजनीतिक जोखिम के बारे में पूरी इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। उस देश के व्यावसायिक वातावरण, प्रतिस्पर्धा स्तर तथा वैधानिक वातावरण का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। जिस देश में वो अपना बिजनेस करना चाहती है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कंपटीशन कैसा है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विनिमय दर में हुए उतार चढ़ाव का भी गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। कि जो पिछला जो उसका लास्ट रिकॉर्ड है, लास्ट कुछ सालों में उसका विनिमय दर में उतार चढ़ाव कितना आया है, भी कितना उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। उस देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से जुड़े अवसरों व चुनौतियों की जानकारी के लिए सलाहकारी सेवा विशेषज्ञों की सेवाएं ले लेनी चाहिए। कि उस देश में जो व्यवसाय से जुड़े ऐसी कुछ एजेंसियां होती हैं जो बिजनेस के अवसर और चुनौती, मतलब कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें और बिजनेस के अंदर क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनसे रिलेटेड वो सलाह देती हैं। तो उसके अंदर विशेषज्ञ स्पेशलाइज्ड पर्सन बैठे होते हैं, तो उनकी सेवा लेनी चाहिए और उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। विदेशी बाजार में प्रवेश लेने से पहले वहाँ के व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न संघटकों, मतलब कि किसी भी देश में एंट्री करने से पहले वहाँ के उस देश के जो विभिन्न संघटक होते हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी वातावरण का गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। यानी कि किसी देश के जो संघटक हैं उनका गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसके लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स यानी कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की सहायता से विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है जोखिम विविधीकरण, यानी कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। देश संबंधी जोखिम कम करने के लिए वैश्विक व्यावसायिक इकाई को अपना व्यवसाय कई देशों में फैलाना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस है उसकी ब्रांचेस कई देशों में होनी चाहिए। इससे किसी एक देश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। कि जो ये देश कोई भी बिजनेस करना चाहता है, कोई पर्सन है, उसे एक देश पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए। अपना बिजनेस है उसकी ब्रांचेज कई देशों में खोलनी चाहिए। इससे यदि किसी एक देश में व्यवसाय असफल हो जाता है तो इस हानि को अन्य देश में लाभ से पूरा किया जा सकता है। कि देखो, अगर किसी एक देश में जो ब्रांच खोली थी उसके अंदर लॉस हो गया, तो बाकी जो भी ब्रांचेज हैं जो दूसरे देशों में खोली गई हैं, उनमें हुए प्रॉफिट से उस लॉस को कवर किया जा सकता है।
इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक इकाई को विभिन्न उत्पादों या विभिन्न उत्पाद रेखाओं यानी कि प्रोडक्ट लाइंस में व्यवसाय करना चाहिए, अर्थात इसका उत्पाद सम्मिश्रित यानी कि प्रोडक्ट मिक्स बहुत व्यापक होना चाहिए। इससे व्यावसायिक जोखिम का विविधीकरण हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट है, मेजबान देश का स्थानीय व्यावसायिक इकाइयों से व्यूह रचनात्मक गठबंधन स्ट्रेटेजिक अलायंस विद लोकल बिजनेस यूनिट्स ऑफ होस्ट नेशन, यानी कि जिस देश ने इसको होस्ट किया है उसके साथ गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से जुड़ी अनिश्चितता व जोखिम को कम करने हेतु मेजबान देश की विद्यमान व्यावसायिक इकाई से व्यूह रचनात्मक गठबंधन किया जाना चाहिए। कि देखो, बिजनेस में रिस्क होना या लॉस प्रॉफिट ये सब अनिश्चित होता है, पहले से ही कुछ नहीं पता कि भाई आगे फ्यूचर में बिजनेस में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या फिर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पहले से कुछ पता नहीं होता, सब कुछ अनिश्चित होता है। तो इसके लिए मेजबान देश यानी कि जिसने इसको होस्ट किया है, जिस देश में ये बिजनेस किया जा रहा है, उस देश में जो बिजनेस है उससे व्यूह रचनात्मक गठबंधन करना चाहिए। यह गठबंधन संयुक्त उपक्रम, विलयन या अधिग्रहण यानी कि जॉइंट वेंचर्स, मर्जर और एक्विजिशंस के रूप में हो सकता है। स्थानीय व्यावसायिक इकाई से व्यावसायिक समझौता करने से स्थानीय बाजार का ज्ञान प्राप्त करने में, यानी कि अगर उनके साथ समझौता कर लिया जाता है तो जो बाजार के बारे में नॉलेज हो जाती है तथा स्थानीय लोकप्रियता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, और जो वहाँ जो देश है उसकी लोकप्रियता प्राप्त करने में भी आसानी होती है। इसके अलावा राजनीतिक जोखिम कम करने के लिए मेजबान देश के साथ संयुक्त उपक्रम समझौता, यानी कि जिस देश ने इसको होस्ट किया है, जिस देश में हम बिजनेस करना चाहते हैं, उसके साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, इससे मेजबान देश की सरकार के वैश्विक व्यावसायिक इकाई के प्रति दृष्टिकोण में अनुकूल परिवर्तन आता है। यानी कि ऐसा करने से जो मेजबान देश है ना, उसकी सरकार है, उसके अंदर जो उसका जो दृष्टिकोण है, जो देखने का तरीका है, उसके अंदर अनुकूल परिवर्तन आता है, यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इससे मूल देश में लाभ, रॉयल्टी, पूंजी पर ब्याज, तकनीकी फीस आदि भेजने में कठिनाई नहीं आती। ठीक है, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। सरकार द्वारा व्यावसायिक इकाई की संपत्ति जब्त करने का भी भय कम हो जाता है। जैसे कई देश ऐसे होते हैं वहाँ की सरकार बिजनेस की जो भी संपत्ति हैं, एसेट्स हैं, उनको जब्त कर लेती है, तो ये सब इसका डर भी कम हो जाता है तथा करेंसी परिवर्तन कराने में भी समस्या नहीं आती। अब फोर्थ विधि है इसकी, प्रवेश के उपयुक्त प्रारूप का चयन करना, कि प्रवेश करने के लिए जो उपयुक्त प्रारूप है उसको सिलेक्ट करना है। देखो, अब सिलेक्टिंग सूटेबल मोड ऑफ एंट्री, सूटेबल मोड जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विभिन्न प्रारूपों में से उपयुक्त प्रारूप का चयन किया जाना चाहिए, कि जो बेस्ट होता है ना उसको ही चूज़ किया जाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में व्यापार रूट यानी कि विदेशों में व्यावसायिक प्रवेश हेतु निर्यात रूट तथा बाद की अवस्था में निवेश रूट यानी कि विदेशों में सहायक कंपनी स्थापित करना अपनाना चाहिए। ये जो इसके प्रारूप थे इन दोनों को अपनाना चाहिए तथा संपूर्ण निवेश एक ही देश में नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो पूरी इन्वेस्टमेंट है ना वो एक ही देश में नहीं करनी चाहिए। अब फिफ्थ है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, यानी कि मीटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। विदेशी कंपनी मेजबान देश में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके वह व्यावसायिक नीति शास्त्रों का पालन करके मेजबान देश की जनता द्वारा विरोध के जोखिम को कम कर सकती है। यानी कि जो उसके सामाजिक उत्तरदायित्व है ना, कि भी जो समाज के लिए बेस्ट हो, ठीक है, जिससे समाज का कल्याण होता हो, ऐसी चीज़ों को करके जो जनता द्वारा विरोध होता है, विरोध करने का जो रिस्क होता है उसको कम कर सकती है। विदेशी कंपनी को मेजबान देश में कमाए गए लाभों का कुछ निश्चित प्रतिशत स्थानीय क्षेत्रीय विकास, प्रदूषण
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों आदि पर खर्च करना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसको जिस देश में जो बिजनेस कर रही है, जो होस्ट नेशन है, उसके अंदर अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट यानी कि कुछ परसेंटेज जो वहाँ का स्थानीय क्षेत्र है उसके विकास के लिए देना चाहिए। और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण है, जो पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करती हैं, कुछ हिस्सा उनको देना चाहिए। और कंपनी के अंदर जो लोग वर्कर्स काम करते हैं उनके हित के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में भी अपना कुछ हिस्सा देना चाहिए। 6th पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बीमा पॉलिसी लेना, यानी कि टेकिंग इंटरनेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ देशीय जोखिमों का बीमा करवाया जा सकता है कि कुछ ऐसे जोखिम होते हैं जिनका हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, जैसे आतंकवादी जोखिम, जहाज रानी माल जोखिम, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूचाल, बाढ़, सुनामी, चक्रवात या फिर समुद्री तूफान आदि के कारण हानि संबंधी जोखिम। देखो आधा आधा समझाती हूँ पहले, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर पूरा समझाऊंगी तो एक साथ में। देखो कुछ ऐसे जोखिम होते हैं जिनका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे कि आतंकवादी जोखिम, जैसे कि भी आतंकवादी हमला कर दें, या फिर जहाज है समुद्री जहाज डूब जाए, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए, या फिर समुद्र में तूफान आ जाए। ठीक है, ऐसे कारण होते हैं, इनका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। और जिनसे हानि होती है, हानि वाले जोखिम कौन से होते हैं? आग लगने, चोरी डकैती के कारण हानि संबंधी जोखिम आदि की बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। जैसे कि लॉस किससे होगा? अगर कंपनी के अंदर आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगी या फिर डकैती होगी, इन सब चीज़ों से बिजनेस में लॉस होगा, तो इन सब का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बीमा कंपनी से व्यापक बीमा पॉलिसी ली जा सकती है। जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है ना, उससे हम ये पॉलिसी ले सकते हैं। बीमा पॉलिसी की विभिन्न शर्तों का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि हानि की पूर्ण क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सके। यानी कि जो उसकी कंडीशंस होते हैं ना, उनको अच्छे से पता कर लेना चाहिए ताकि जो अगर फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकें, यानी कि उस लॉस को कवर करने के लिए क्लेम कर सकें। अब 7th है व्यावसायिक वातावरण में अचानक परिवर्तन आने पर संयम बनाए रखना। बी पेशेंट इन केस ऑफ सडन चेंज इन इन्वायरमेंट। जो बिजनेस है उसके वातावरण में अचानक से कोई चेंज हो जाए तो वहाँ पे संयम बनाए रखना, यानी कि पेशेंस रखना। यदि व्यावसायिक वातावरण में अचानक कोई प्रतिकूल परिवर्तन आ गया है तो एकदम से व्यवसाय को बंद करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है जो कि जिसमें बिजनेस को बंद करना पड़ सके, तो ऐसे टाइम पे बिजनेस को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चुनौती का सामना करने के लिए उचित रणनीति बनाई जानी चाहिए। बल्कि जो चुनौती आई है, ठीक है, उसका सामना करने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए और बिजनेस को अच्छे से चला सकें। एक बार व्यवसाय बंद करने के बाद उसे पुनः शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बिजनेस बंद कर दिया तो उसको दोबारा शुरू करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इससे अच्छा यही है कि जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का हम डटकर सामना करें और जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए प्लानिंग करें कि इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अतः व्यवसाय को बनाए रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए और बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो भी बिजनेस के लिए अच्छा हो ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। 8th है हेजिंग। हेजिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में व्यापार व्यवहार आगामी व्यापार अनुबंध के रूप में होते हैं। हेजिंग के द्वारा आगामी व्यापार अनुबंधों में कीमतों के उतार चढ़ाव के जोखिम को कम किया जा सकता है। यानी कि जो उसके प्राइस है ना, उनके उतार चढ़ाव में यानी कि प्राइस कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको कम किया जा सकता है। हेजिंग के अंतर्गत विपरीत प्रकृति के 2 अनुबंध, एक अनुबंध क्रय का तथा दूसरा अनुबंध विक्रय का, एक साथ किए जाते हैं। इसमें कीमतों में बदलाव के जोखिम को न्यूनतम किया जा सकता है, यानी कि जो बदलाव का जोखिम है ना उसको कम कर सकते हैं। हेजिंग के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आगामी विनिमय अनुबंध,
कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन यानी कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, विदेशी मुद्रा में ऋण देना यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसके रूप में लोन लेना आदि। प्रौद्योगिकी अनुसंधान व विकास, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल विकास होता है ना वो बहुत ही जल्दी होता है। यदि वैश्विक व्यावसायिक इकाई निरंतर प्रौद्योगिकी अनुसंधान व विकास कार्यों में संलग्न नहीं होती तो इसे प्रौद्योगिकी अप्रचलन यानी कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस के जोखिम का भय निरंतर बना रहता है। अतः इस जोखिम का सामना करने के लिए वैश्विक व्यावसायिक इकाई को नियमित तौर पर अनुसंधान, नवाचार व विकासात्मक क्रियाओं में संलग्न रहना चाहिए। 10th पॉइंट है, मेजबान देश के कर्मचारियों को विदेशी सहायक कंपनियों में नियुक्त करना। मेजबान देश के कर्मचारियों को विदेशी सहायक कंपनियों में नियुक्त करना यानी कि जो होस्ट नेशन है उसके जो कर्मचारी हैं उनको जो बिजनेस की ब्रांचेस खोली हैं उनके अंदर काम देना या नियुक्त करना। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज ऑफ होस्ट नेशन इन फॉरेन सब्सिडरीज, यदि वैश्विक व्यावसायिक इकाई को मेजबान देश के सांस्कृतिक वातावरण के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, मतलब कि वहाँ का कल्चर कैसा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सांस्कृतिक जोखिम को कम करने के लिए मेजबान देश के व्यक्तियों को यानी कि जिस देश में बिजनेस किया जा रहा है उस देश के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको सहायक कंपनी में नियुक्त किया जाना चाहिए। जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, जो ब्रांचेस खोली हैं उनके अंदर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए ताकि वहाँ के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके। ये स्थानीय कर्मचारी वहाँ की संस्कृति, भाषा, पसंद, प्राथमिकता, फैशन, कार्यशैली आदि के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो जहाँ पे रहता है उसे वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ की लैंग्वेज कैसी है, कैसा फैशन है, कैसा खान पान है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होता है। और सांस्कृतिक जोखिम को कम करने के लिए वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको नियुक्त करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने इसकी विधियाँ बताई हैं जोखिम को कम करने की, और इससे पहले वाली वीडियो है, वीडियो का 7th पार्ट, उसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम के लाभ के बारे में बताया है। तो उसको देखने के लिए मेरी वीडियो का 7th पार्ट ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।